नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कानून का डंडा और प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर पूरी रफ्तार से गरज चुका है। जी हां, कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई, आपको बताएं, एक मस्जिद पर प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार दूसरी बार करी जा रही है। अदालती आदेश के बाद शुरू हुए इस कड़े एक्शन के दौरान इलाके में किसी भी तरह के तनाव या कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संभल के गाड़ा संख्या 409 में ये जो पूरा देखिए मस्जिद के करीब 120 वर्ग मीटर के दायरे में अवैध रूप से बनाई गई थी। इस मामले का खुलासा जनवरी 2026 में तब हुआ था जब राजस्व विभाग की टीम ने इलाके की पूरी तरह से आपको बताएं पूरी तरह से जांच में साफ हुआ कि सरकारी कागजों में ये पूरी जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज की गई है, जिस पर अवैध निर्माण यहां पे किया गया था। इसी के बाद तहसीलदार कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा के तहत ये मामला दर्ज कराया गया, साथ ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अदालती सुनवाई के दौरान मस्जिद कैबिनेट की अपनी जमीनी के दावे के पक्ष में सबूत और पुख्ता कागजात पेश करने का प्रशासन द्वारा मौका भी दिया गया था। हालांकि लंबी सुनवाई के बाद कमेटी जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा कोई भी कानूनी दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने में पूरी तरह से नाकाम रही। इसी के बाद तहसीलदार कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आधार पर इस अवैध निर्माण को ढहाने का अंतिम आदेश भी दे डाला। न्यायालय का आदेश मिलते ही शनिवार को प्रशासन की टीम आपको बताए दल बदल के साथ मौके पर पहुंची। कार्यवाही के दूसरे दिन भी 2 बड़े बुलडोजर और एक हाइड्रा मशीन की मदद से अवैध ढांचे को गिराने का काम तेजी से कराया गया। जमीनी पर देखिए शक्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह और नायब तहसीलदार भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां मौके पर ही डटे हुए थे, पल पल की स्थिति पर नजर भी रखे हुए थे। बुलडोजर कार्यवाही के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर से आई लव मोहम्मद लिखे हुए कुछ पोस्टर, एक हरे रंग का झंडा बरामद भी किया गया। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इन सभी सामग्रियों को अपने कब्जे में ले लिया है। संभल के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बरामद किए गए पोस्टर और झंडे की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इन जांचों को वहां किसने और किस मकसद से रखा हुआ था। देखिए, सभी तथ्य सामने आने के बाद इसमें आगे की जो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा कि जो अवैध निर्माण यहाँ बनाया गया है कि आने वाले समय में इस निर्माण में क्या क्या खुलासे और देखने को मिलते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसी खबर की जो आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। देश में महंगाई और आम आदमी की जेब पर एक बड़ा असर पड़ा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। तेल कंपनियों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस ताजा बदलाव के बाद देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत देखिए 913 रुपए से बढ़ाकर ज्यादा अब कर दी गई है। साथ ही आपको बताएं, इस फैसले के सामने आते ही देश में एक बार फिर महंगे सिलेंडर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे जनता पर महंगाई का नया बोझ बताते हुए सरकार को घेर भी लिया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों को सामने रखकर अपना पक्ष मजबूती से रखा है। जैसे ही देखिए गैस के दाम बढ़े, विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले देखिए 3 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ आम जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम, अब रसोई गैस के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। विपक्ष ने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने और जनता को सीधे राहत देने की मांग भी कर डाली है। विपक्ष के चौतरफा हमले के बीच केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैश्विक आंकड़ों के साथ पलटवार किया है। सरकार का कहना है कि वर्तमान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संकट और विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े भारी सैन्य और राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत में रसोई गैस दुनिया के
कई विकसित और बड़े देशों के मुकाबले आज भी काफी सस्ती है। सरकार ने ये साफ किया है कि भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए वैश्विक बाजार की हलचल का सीधा असर देश की कीमतों पर भी पड़ता है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में ज्यादा आपको बताएं तेजी आई है। फरवरी 2026 में जहां सऊदी देखिए प्राइस करीब $543 प्रति टन था, वहीं पश्चिमी एशिया संकट और हर्मुज समुद्री मार्ग पर पाबंदियों के कारण जून 2026 तक आते आते देखिए ये जो $790 प्रति टन पर पहुंच गया है। मात्र 4 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में करीब देखिए ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही यहाँ पे इसी भारी लागत के ओमेक्स पर घाटा भी पड़ता दिखा है, जिसे संतुलन करने के लिए मामूली बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि वह जनता को वैश्विक महंगाई के बड़े झटके से बचाने के लिए खुद भारी वित्तीय बोझ उठा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से पूरी कीमत वसूली जाए तो भारत में एक सिलेंडर की कीमत करीब 1,600 रुपए से भी ऊपर होती है। सरकार इस अंतर को सब्सिडी के जरिए खुद झेल रही है। इसके कारण तेल कंपनियों को अभी देखिए प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार ने आम नागरिकों और गरीबों के हितों की रक्षा का हवाला देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस वैश्विक संकट के दौर में भी सुरक्षा दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों को वर्तमान में ही सिलेंडर मात्र 642 रुपए में ही मिल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक कीमत से करीब 60% कम है। सरकार का दावा है कि दुनिया के अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत अपने नागरिकों को सबसे सस्ती ऊर्जा रसोई गैस उपलब्ध करा रहा है। साथ ही आपको बताएं सिलेंडर की जो मार अब देश में हो रही है, वहीं जो पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने सिलेंडर को लेकर आ गए हैं। पक्ष ये कह रहा है कि जो सिलेंडर का जो प्राइस है वो सही है, क्योंकि मार यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरा दुनिया देख रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का ये कहना है कि ये जो मार है सीधे सीधे आम जनता के घर पर, उनके खर्च पर साफ तौर से देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में जो महंगाई की मार हो रही है, जो एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर कब तक ये एलपीजी के दाम कम होते नजर आएंगे। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में एक तरफ देखिए मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सूरज की तपिश और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश के दक्षिणी पूर्वोत्तर राज्यों में तो रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन उत्तर भारत को राहत देने के लिए इसे अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। भारत देखिए मौसम विभाग विज्ञान के मुताबिक जो चेतावनी जारी की गई है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर और राजस्थान के बड़े हिस्से अगले कुछ दिनों तक गंभीर देखिए पूरी तरह से यहाँ लू की चपेट झेल सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए बताया है कि 11 और 12 जून से मौसम करवट लेगा और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट भी दर्ज करी जाएगी। देखिए दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में रहने वाले लोगों को 11 जून तक भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहेगा। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे लू का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन 11 और 12 जून को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकेगा। देखिए जिस तरह से गर्मी का जो तापमान है वो लगातार देश में बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरत पड़ जाती है आपको कि आप अपने शरीर को ठंडा रखें, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पिए, अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर पर कपड़ा रख के चलें। साथ ही देखिए आप हरी सब्जियाँ खाएँ, फल खाएं, साथ ही सब्जियाँ ऐसी खाएं या फल ऐसे खाएं जिनमें पानी की मात्रा आपके शरीर पर पहुँचे, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी होने से आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपको चक्कर ना आए या फिर आपकी आंखों के सामने
जो अंधेरा है वो ना छाए, क्योंकि देखिए जितनी गर्मी हो रही है उसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए ज़रूर हो जाता है, ज़रूरत हो जाती है। साथ ही आपको बताएंगे डॉक्टर्स की सलाह माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि आपको इस भीषण गर्मी में अपने शरीर में जितना ज़्यादा हो सके पानी की मात्रा बढ़ाएं, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, साथ ही साथ देखिए जूस पी सकते हैं आप छाछ पी सकते हैं, इस तरह की ऐसी चीज़ पिएं ताकि आपके शरीर को ठंडक पहुंचे और आप इस जो तपती गर्मी है उसका अच्छे से सामना कर सके। देखिए राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान धूल भरी आंधी की भी चल सकती है। देखिए जो राज्य हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जो है दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, पंजाब, इन सभी राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें हवाओं की रफ्तार आपको बताएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और कुछ झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मौसम में भी पूरी तरह से जो देखने को यहाँ आपको बताएं जो पूरी तरह से यहाँ मौसम बदलता नजर आएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 से 10 जून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 से 11 जून तक भीषण गर्मी के चलते आशंका है कि इसके बाद राहत का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी प्रदेश में देखिए 10 से 12 जून के बीच चिटफुट बारिश हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश होगी। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 11 और 12 जून को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिससे तपती गर्मी से थोड़ी शांति भी आपको मिलती नजर आएगी। देखिए जिस तरह से अभी गर्मी पड़ रही है, आपने देखा था कि कुछ समय पहले दिल्ली एनसीआर में आंधी आई थी, बारिश आई थी, उससे आपके देखिए इलाके में ठंडक आपको उससे महसूस हुई होगी। जिस तरह से आंधी चली थी उसमें कई पेड़ भी क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन देखिए आंधी आने के बाद भी, बारिश आने के बाद भी ये देखने को मिला कि जिस तरह से गर्मी का जो प्रकोप है वो पूरे उत्तर भारत इस समय देखने को मिल रहा है। अगर आप इस वक्त अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने भट्टी में झोंक दिया हो। तो ऐसे में देखिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ जाती है अपनी सेहत का ख्याल रखने की, इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके देखिए हम बार बार यही कहेंगे कि पानी पिए ताकि आपका शरीर डिहाइड्रेट ना हो और आपको किसी भी तरह की यहाँ पे देखिए पानी की कमी से कोई चक्कर या आंखों के आगे अंधेरा बिल्कुल ना आए। देखिए अगर राजस्थान की मौसम की बात करें तो राजस्थान में मौसम का मिजाज सबसे ज़्यादा सख्त बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में 8 से 12 जून तक रिटायर्ड देखिए जो भीषण लू चलने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इससे पहले धूल भरी आंधी जो चलने के अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक का हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात है, जहां 12 जून तक बारिश और 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी है। मैदानी इलाकों में जहां लू का कहर है, वहीं पहाड़ी राज्यों और मध्य भारत में मौसम के मेहरबान भी नजर आ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में 12 जून तक रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ दिनों तक देखिए छोड़कर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपको बताएं महाराष्ट्र में 12 जून तक आंधी तूफान के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की और गरज चमक के साथ पानी बरसने की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही अच्छी बात एक ये है कि देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ाता नजर आएगा। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार मानसून ने कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है। इसी के साथ ही मिजोरम और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये जो मानसून है वो पहुंच चुका है। अगले 2 से 3 दिनों से इसके तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में अगर बात करें तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ परिस्थितियाँ पूरी तरह से अनुकूल नजर आ रही हैं। इसके बाद 4 से 5 दिनों में मानसून छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ और हिस्सों को भी भिगोना शुरू कर देगा। तो देखा जाएगा कि जिस तरह से पूरी तरह से कहीं जो गर्मी की मार प्रदेश झेल रहा है, कहीं बारिश की से राहत भी कुछ प्रदेशों में देखने को मिल रही है। साथ ही देश में मानसून की रफ्तार
यहाँ कहीं धीमी है तो कहीं तेज नजर आ रही है। उत्तर भारत में लू का जो कहर है वो पूरे जो देखिए यहाँ पे लोग उसकी कहर को झेल रहे हैं। साथ ही कहीं मौसम की मार है, कहीं मौसम से देखिए राहत भी नजर आ रही है। लेकिन देखिए अभी जून का महीना चल रहा है, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी आपके शरीर के लिए बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर की सलाह माने। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी आप ज़्यादा पिएं, आप हरी सब्जियां खाएं, आप ऐसे फल खाएं जो आपके शरीर में पानी पहुंचाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की गर्मी में समस्या का सामना ना करना पड़े। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हाँ, सेक्टर 37 में नए हॉकी ग्राउंड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिसका शिलान्यास जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने किया है। ये हॉकी ग्राउंड करीब 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पहले चरण में मैदान का निर्माण पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में आपको बताएं दर्शक यहाँ पे आ सकेंगे, साथ ही ताकि खिलाड़ियों को दर्शकों देने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये किस तरह से पूजा कर रही हैं। साथ ही आपको बताएं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना को 9 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस नए हॉकी ग्राउंड के बनने से क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय खेल हॉकी में आगे बढ़ाने के लिए बेहतर मंच मिलेगा। विधायक ने कहा है कि परियोजना न केवल खेल प्रतिभागियों को निखारेगी, जो खिलाड़ी हैं उनको निखारेगी, बल्कि ग्रेटर नोएडा को खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दिलाएगी। साथ ही कार्यकाल में प्राधिकरण के अधिकारी, जनप्रतिनिधि यानी RWA पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद भी रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से वो पूजा के बाद देखिए यहाँ पे नींव रखते हुए ग्राउंड की दिख रहे हैं। हॉकी का ग्राउंड यहाँ बनने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जो हॉकी का ग्राउंड अब बन रहा है 10.5 करोड़ की लागत से ग्राउंड बनने वाला है। साथ ही इस ग्राउंड को बनने के बाद देखिए जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलेगा अपने खेल को, अपने अनुभव को साझा करने का, साथ ही अपने अनुभव को सही तरीके से दिखाने का। 9 महीने में पूरा जो ये निर्माण है वो पूरी तरह से पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। युवाओं को देखिए यहाँ योजना आपको बताएं युवा को मौका मिलेगा अपना खेल दिखाने का। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी यहाँ पे साथ दिया है। साथ ही हॉकी मैदान का शिलान्यास हो गया है। साथ ही वहाँ पहले पूजा हुई थी, हवन हुआ, उसके बाद वहाँ नींव रखी गई है। देखिए यहाँ 10.5 करोड़ रुपए का जो ये पूरी तरह से ग्राउंड बना है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस ग्राउंड को कितने ज़्यादा भव्यता के साथ इसका उद्घाटन किया जाएगा। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते हैं TV7 भारत। नमस्कार।